वेलकम अगेन टू नीता क्रिएशन। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में और लखनऊ हाई कोर्ट के प्रांगण में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें हमारी चीफ गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। तो देख रहे हैं आप हाई कोर्ट में कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, कितने पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से हाई कोर्ट को सजाया गया। जगह जगह गमले लगे हुए हैं, पूरा रिनोवेशन हुआ है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। तो बने रहिए मेरे साथ। ये है ऑडिटोरियम जहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। May entice Indian women advocates to begin practicing law. The desire to become a judge continues to entice advocates and lawyers. However, the number of female justices is yet to see a rise. The Awadh Bar Association chose to elect 6 representatives for 2023. ये अवध बार के प्रेसिडेंट श्री एम त्रिपाठी जी बोल रहे थे। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हम सभी को यह अवसर दिया कि हमारे बीच में राज्यपाल महोदया हमारे साथ आज उपस्थित हैं। उनकी पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसके लिए मैं उनका साधुवाद देता हूँ। इंडक्शन होता है, उसमें मोर देन 50% आर वुमेन। I stand corrected. Sister says this representation is now 60%. So we hope this number, this percentage will rise even in the higher judiciary. And our Chief Justice of India is making all efforts in this direction. So I would salute him also. With these words, I conclude and again thank the office bearers and President of Awadh Bar Association to have organized such a good function where we are able to interact with none other than our Governor of the state of Uttar Pradesh. To all of you, Honorable Governor Shri Anandiben Patel, my colleague Senior Judge, Lucknow Bench, Allahabad High Court, Justice D.K. Upadhyay, Shri Anand Mani Tripathi, President Awadh Bar Association, Shri Anuj Kudesia, Senior Vice President Awadh Bar Association, Shri Manoj Mishra, General Secretary Awadh Bar Association, my colleagues of the dais, members of the bar, officers of the registry, ladies and gentlemen. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अवध बार एसोसिएशन का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज मुझे अपने घर में आकर और अपने घर वालों ने जब मुझे बुला के सम्मान दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये ज़रूर है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमको बहुत आगे जाना है और उस पूरी जो हमारी ये यात्रा है उसमें हमें सभी का सहयोग अंतिम चरण पे है, जिसको सुनने के लिए आज हम लोगों ने इनविटेशन दिया था और हमारे बुलाव के आग्रह पर माननीय राज्यपाल महोदया ने टाइम दिया आज का। अब हम लोग उनको सुनेंगे और उनके विचार को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विचार तो कभी भी कहीं पे भी दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उसका एग्जीक्यूशन कितना होता है सामाजिक जीवन। तो एग्जीक्यूशन अगर होगा तभी हम लोगों को जो टॉपिक रखा है उस टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कार्य करेंगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, टू ब्लेस द ओकेजन। अवध बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री अनुज कुदेदिया जी, एसोसिएशन के महासचिव श्री मनोज कुमार मिश्रा जी, सभी उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति जी, अवध बार एसोसिएशन के सदस्यगण, देवी और सज्जन,
जब ये इनविटेशन राजभवन में पहुंचा तब मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम में जाना है या नहीं जाना, क्योंकि ये तो बड़े बड़े न्यायमूर्तियों की बार एसोसिएशन, बड़े बड़े न्यायमूर्ति मेरे सामने, और हम तो एक छोटे से टीचर। और दूसरा, ये 100% सही है। एक रखना चाहती हूँ, जो एक महिला के नाते महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, और जब हमें अवसर प्राप्त होता है और ऐसा मौका प्राप्त होता है, तब वो अवसर एंजॉय करने के बदले हम ऐसे काम करें जो अन्य महिलाएं एंजॉय करें अपने जीवन में। ये काम करने के लिए मैंने प्रयास किया मित्रों। ये बात सही है, क्योंकि मैं 1960 में मैट्रिक पास किया। इसके बाद आगे पढ़ने के लिए कोई सुविधा ही नहीं थी, और इसी वजह से मुझे ऐसे स्थान पसंद करना पड़ा जहां 700 लड़के थे। इसमें मैंने एमएड किया, इसमें मैं अकेली थी। और ये जो आपने सुनीता जी ने बताया ना, सब कुछ होता था वहां, सब कुछ होता था। लेकिन अवसर ऐसा आया मित्रों, शायद आपको पता ही नहीं होगा, गुजरात में 3 साल लगातार अकाल पड़ा। अकाल, न पानी था, न पीने का पानी था, न पशुओं के लिए था। सभी तालाब सूख गए थे, और सूखे हुए तालाब में रात को महिलाएं जाकर खुदाई करती थी, और सुबह में थोड़ा पानी इसमें से ऊपर आता था जमीन में से, उसको इकट्ठा करके अपने घर पर लाती थी, और ऐसा पानी परिवार और पूरा गांव पीता था। ये दृश्य मैंने देख पाया, क्योंकि न्यूज़पेपर में सभी घटनाएं आती थी मित्रों। लेकिन एक घटना ने मुझे प्रेरित किया कि अब ये दूर करना है तो ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जाना पड़ेगा राजनीति में। % महिलाएं, 25% बच्चे और 75% लोगों के लिए कोई अलग मंत्रालय न हो, वो तो सोच ही नहीं सकते थे हम लोग। महिलाओं की दशा कैसे देखी, कोई योजना नहीं महिलाओं के लिए। आप खेती करते रहो, लेकिन कोई योजना नहीं लिया कि पुलिस में भी 33% आरक्षण महिलाओं का होना ही चाहिए। तब कई लोगों ने चर्चा की, उसकी वो भी की, सराहना भी की, और वो भी की, कमेंट भी किया कि अब पुलिस स्टेशन में महिलाएं आएगी, क्या करेगी, ऐसी भी चर्चा हुई। लेकिन कई लोगों ने मुझे ये बताया कि पुलिस स्टेशन में, थाना में बैठकर हमारे पुलिस लोग मीडिया पीते रहते हैं, लेकिन महिला होगी तो बंद होगा, आपको तो नहीं करती। पैर पर पैर या तो टेबल पर पैर रखकर बैठते हैं, और महिला होगी तो वो बंद हो जाएगा। कम से कम डिसिप्लिन तो आएगी महिलाओं के कारण। और आज मुझे खुशी है कि 33% से भी ज्यादा, जबकि टॉप लेवल पर महिलाएं पुरुषों से आगे रही है, और आज लगभग 40% से भी ज्यादा महिलाएं आज पुलिस स्टेशनों में और पुलिस में काम कर रही हैं। आपने बताया आपके यहाँ पहले 7-8, और जब अवार्ड देती तब 80% महिलाओं को अवार्ड दिया जाता है। 80%। और इसी वजह से मैं कभी कभी वहाँ के अध्यापकों सबको ये बोलती हूँ कि भैया आप स्टेज पर बैठे हो, इसमें आज तो 1-2 महिला अध्यापक है, लेकिन 10 साल के बाद वहाँ सभी महिलाएं बैठी होगी आप सामने। महिलाओं के लिए सरकार में बैठे हुए तो करना पड़ेगा, महिलाओं के लिए। देखिए सर, हमारे यहाँ जो एकदम गरीब वर्ग तबके वाला परिवार है,
जिसके पास कार्ड होता है, तो उसको सभी सुविधाएं फ्री में मिलती, सभी सुविधाएं, बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन। हॉस्पिटल में जाओ तो फ्री में ऑपरेशन, राशन फ्री में सब मिलता है, सब मिलना ही चाहिए। या गरीब परिवार, उसको मैंने आपका परिवार में अभी कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो फिर से जेल में आना पड़े। आप बच्चों को संस्कार दीजिए, आपकी बात आसपास के लोगों के बीच में रखिए कि मैंने ये अपराध किया तो मेरे इतनी साल जेल में गए। ये बातें बताइए सब लोगों को। और मैं भी जहाँ जाती हूँ ये बात करती रहती हूँ। मित्रों, ये दहेज मांगना, और इसमें सबसे मैंने पता किया कि कौन मांग रहा है। न आदिवासी मांगते, न कोई ऐसे समाज में मांगते, लेकिन सबसे ज्यादा जो दहेज की मांग करते हैं वो पढ़े लिखे लोग करते हैं, उच्च पद पर बैठे हुए लोग करते हैं। और इसी वजह से एक महिला, गरीब महिला के पास से या मध्यम वर्ग की महिला के पास से आप एक घर मांग करोगे, एक गाड़ी की मांग करोगे, क्या जिंदगी इससे पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। और इसी वजह से मैं दीक्षांत समारोह में जितने भी वहाँ बच्चे उपस्थित रहते हैं सबको संकल्प करवाती हूँ कि आप कभी भी दहेज की मांग नहीं करोगे। ये ही आपकी सच्ची शिक्षा है, इससे और सच्ची शिक्षा नहीं है। बात कैसे निकलती है, कैसे हम मांग कर सकेंगे? और अभी मैंने देखा है कि कई महिलाएं, हमारी बेटियां सजाग हो गई हैं और मंडप में बैठी हुई महिला बेटी, अभी हस्तमेलाप होने वाला है, लेकिन वो पता चलाती है कि घर में अभी माँ बाप इधर क्यों नहीं आए हैं कन्यादान देने के लिए। उनका पता चलता है कि वो दहेज की मांग हो रही है, तब वो खड़ी होकर बोलती है कि मुझे घर में नहीं जाना है, मुझे विवाह नहीं करना है। ये हिम्मत वाली हमारी महिलाएं पकड़ रही है, और शिक्षा के माध्यम से वो आना ही चाहिए मित्रों, आना ही चाहिए। इतनी बोल्डनेस और ये ऐसे जो मांग करना, दहेज की प्रथा के सामने विरोध नहीं करना, ये शिक्षा नहीं हो सकती। हमारी शिक्षा वही, जहाँ अन्याय होता है वहां बोलना ही पड़ेगा, समाज को भी बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति बोलेगी तो नहीं चलेगा, लेकिन पढ़ा लिखा समाज भी इसको सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर बाल विवाह हो या तो दहेज प्रथा हो वो नेस्त नाबूद होगी और हमारी बेटियां बच जाएगी, जलने से बच जाएगी, जेलों में जाने से बच जाएगी। मैं एक दो बात बता दूं कि गुजरात में ऐसे घटनाएं न हो, कम हो, एफआईआर दर्ज न हो, और एफआईआर दर्ज न हो इसके पहले समाधान कैसे हो सकेगा? इसके लिए मोदी जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने कई योजनाएं बनाई थी। इसमें एक योजना थी तीर्थग्राम योजना। तीर्थग्राम योजना, ये योजना ऐसी थी कि गांव में 3 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और मान लो कि लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन कोई एफआईआर दर्ज न हुई और गांव के लोगों ने सुलझा दिया। ऐसे गांव में 3 साल तक ऐसे कोई एफआईआर नहीं होगी तो वो गांव के विकास के लिए राज्य सरकार 3 लाख रुपया देगी। उसके विकास के, उसको विकास के साथ जोड़ा गया, क्योंकि जब पंचायत का चुनाव गांव में होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव, तब सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, सबसे ज्यादा 2 हिस्सों में बांट जाता है गांव और कोई काम ही नहीं करने देते। तो ये काम किया और हर साल 200-300 गांव को 3 लाख रुपया का चेक देने का काम राज्य सरकार करती थी। इतने गांवों में ऐसे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। शायद वकीलों को नुकसान गया होगा लेकिन गांव में तो शांति रही।
इसकी वजह से। दूसरा, जो गांव में सर्वानुमते चुनाव होगा, सर्वानुमते चुनाव, हर वार्ड अपना अपना प्रतिनिधि चुन लेगा और जाकर भर देगा फॉर्म और वो चुने हुए जाहिर कर देते हैं और पंचायत बन जाती है, तो सुलह शांति से ये काम निपटा जाता है। ऐसे सर्वानुमते पंचायत का चुनाव होता है तो इसमें भी 3 लाख रुपया एक गांव के विकास के लिए राज्य सरकार देगी और हर साल हम लोग देते थे ऐसे लोगों को, शांति बनाए रखने के लिए। गांव में ऐसे कोई जुटवाद न खड़ा हो या तो जातिवाद न पलटे, न वो था, इसी वजह से वो काम शुरू होता था। क्योंकि ये विस्तार है उनका है, ये विस्तार पटेलों का है, ब्राह्मण का है, कुछ में हो और आमने सामने लड़ाई होती रहती थी। तो वो कम हो, जातिवाद कम हो, इसके लिए ये सब प्रयास होता था। और मैंने देखा जो पूरा गांव इकट्ठा होकर सर्वानुमते सभी महिलाओं को चुनकर लाती है, सभी महिलाएं, कोई पुरुष नहीं। ऐसे ही गांव थे और ऐसे गांव बनता है और सभी महिलाएं हैं तो महिलाओं को स्पेशल ग्रांट 5 लाख रुपया की ग्रांट और गांव का एक स्ट्रीट लाइट सरकार की ओर से मिलेगा। इसी वजह से गुजरात में महिलाएं आगे आई और महिलाओं ने काम क्या किया? सबसे पहले महिलाओं ने एक काम हाथ में लिया, पानी घर घर पानी पहुंचाना चाहिए और इसके लिए वे लोगों ने प्रयास किए। दूसरा, एजुकेशन लिया वे लोगों ने हाथ में, सभी बच्चे स्कूल में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये प्रभाव था महिलाओं का, जो सभी महिलाएं थी इसमें प्रभाव था, वो अच्छी तरह से वहां काम कर सकती थी। तो ऐसे कई योजनाएं हम लोगों ने बनाई और आगे बढ़े हम लोग। टोल टैक्स, आप कहीं जाते होंगे टोल टैक्स देना पड़ता होगा, इसमें ही झगड़े होते थे। कोई विधायक जाता था, 100 रुपया देना पड़ता था, तो बोलता था मैं विधायक हूँ, मैं MP हूँ, मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ, मैं नेता हूँ, मैं क्यों टैक्स दूँ? वहां से शुरू हो जाता था। तो मैंने सोचा ये हो ही रहा है और कोई देने के लिए तैयार नहीं है, कोई इधर से चला जाता है, कोई इधर से चला जाता है और टैक्स मिलता ही नहीं है, तो टैक्स रखने की क्या जरूरत है, छोड़ दो सब टैक्स। तो सभी राज्य सरकार के जितने टैक्स के वो थे सभी में टैक्स माफ कर दिया कि किसी को टैक्स नहीं भरना है, सिर्फ ट्रक वगैरह होगी वो ही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेंगे। तो कई झगड़े ऐसे, मैं हूँ वो हूँ, ये सब बंद हो गया। तो ऐसे बाकी तो महिलाओं को काम करने में तो जो परिस्थितियां पैदा होती है वो तो होती ही, लेकिन गुजरात में कम थी। तो ये मैं बता सकती हूँ कि इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता था। महिलाओं को आगे लाने के लिए हर संभव बात के प्रयास करती थी और अलग अलग प्रकार की जिम्मेवारियां देती थी और महिलाएं जो जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाती थी वो आगे चलती थी, आगे जा सकती थी। तो इसी तरह राज्य सरकार में जब महिलाएं बैठती है, चाहे इधर हो कि उधर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी में जब महिलाएं काम करने लगती है तो काफी बदलाव तो आता है। आप इसका स्वीकार करो या न करो, लेकिन बदलाव आते हैं। लेकिन कभी हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में घर में भी बैठ जाओ आपको कुछ पता नहीं, ऐसे करके हम बिठा देते हैं पत्नी को, माँ को। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि बेटियां हमारी तैयार होकर आगे बढ़ रही हैं। ये कुछ सहन करने वाली नहीं, वो आपसे बहस करेगी,
ये आपसे बहस करेगी कि आप जब नौकरी करके घर पर आते हो तो मैं चाय बनाकर आपको पिलाती हूँ, मैं भी सर्विस करती हूँ और आपको मैं चाय बनाकर आपको पिलाती हूँ। तो मैं जब आती हूँ तो आपकी बात फर्ज है कि आप चाय बनाकर मुझे पिलाओ। ये है अब आ गया है 25% आया होगा तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और आगे जाकर आपको सब्जी भी थमाएगी। सब्जी लेकर आइए, खाना है तो आइए और सब्जी काटिए, मैं आटा गूंदती हूँ, आप सब्जी काटिए, साथ में मिलकर काम करेंगे। क्योंकि अब दोनों काम करने के लिए बाहर निकले हुए और दोनों जब बाहर निकले हैं काम करने के लिए तब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो आपस में शांति रहेगी और परम सुख रहेगा घर में, बच्चों को भी अच्छा संस्कार प्राप्त होगा। इसकी वजह से आप अवध एसोसिएशन बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुझे अच्छा लगा। पहले तो मैंने बताया कि मुझे जाना है तो नहीं जाना, लेकिन आज मैं आई हूँ, एक लास्ट बार आई, फिर से मत बुलाना मित्रों। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सब अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन महिला जब केस में आती है ना, महिलाओं का केस आप सुनो ना, थोड़ा दिल से सुनो, थोड़ा दिल से सुनो। कानून तो होता है मित्रों, कानून है, लेकिन जब दिल से सुनिए, अपनी माँ को सामने रखिए, पत्नी को, बेटियों को सामने रखिए और एक परिवार में से सब लोग जेल में है तो परिवार का क्या बताए सुनेगा। तो किसी को 5 साल की सजा दीजिए, किसी को 10 साल की दीजिए भाई, तो 5 साल के बाद तो निकल जाएगी। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक माँ की तरह से मैं बोलती हूँ ऐसा करिए मित्रों। ये भेदभाव आप मानो न मानो, लेकिन दिल से जब आप सोचोगे तो आपको जरूर लगेगा कि इसमें दोष किसका है किसका नहीं है। लेकिन आपके हाथ में जब केस आता है तो बहुत ही हृदय को थाम के रखकर सजा जरा कम करिए तो अच्छा लगेगा। मैं तो कोई केस में पढ़ती नहीं, मेरे पास कई लोग आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, जरा इसको बोलिए उसको बोलिए, तब मैं कहती हूँ कि भाई आपने जो किया है गुनाह तो आपको सजा होगी। इसमें मेरा कोई इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए और मैं किसी को भी नहीं करती हूँ, ताकि आप पर हमें भरोसा है। एक डॉक्टर पर भरोसा होता है कि यहाँ का डॉक्टर आ गया अच्छा बच जाएगी, और एक वकील ऐसा है जो इधर उधर बोलकर भी वरिष्ठ गुनहगार को भी मजा लगा दिया वाकई। माननीय राज्यपाल महोदया, बहुत अच्छा। माननीय राज्यपाल महोदया इस अवसर पर उपस्थित